सर ये जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर नजर आती है और वो हमेशा से क्लियर थी। आपने मुतादिद बार ये भी कहा कि इरफान ये इस्तीफे नहीं देंगे, हम भी ये कहते रहे कि इस्तीफे नहीं देंगे। आज वो पूरा असर होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? फजल रहमान साहब नहीं जा रहे, दरारें पड़ गई हैं। ये भी खबर ये भी आई है कि उन्होंने कुछ सिंध के अंदर तबादलों की बात थी, अपनी मर्जी के लोगों को लगाने का मामला था, वो भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए दरारें पड़ रही हैं कि फजल रहमान साहब हमेशा से ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि वो कुछ मांगे ना। उन्होंने कुछ मांगा, उन्हें नहीं मिला। और बिलावल भुट्टो ने माजी में भी इस पे काफी खाइफ नजर आए मौलाना फजल रहमान से, जब उन्होंने तबादलों के हवाले से सिंध के अंदर लोगों के रिकमेंडेशंस भेजी। देखिए जनाब, बात यह है कि मौलाना फजल रहमान को तो मैं उस वक्त से जानता हूँ जब से को 15-16 साल के थे, और ये मेरे दफ्तर में पिशावर में पीपीआई में ये अपने वालिद साहब का प्रेस रिलीज लेके आते थे। ये 1970 के इलेक्शन कैंपेन की मैं बात कर रहा हूँ। और उस वक्त ये आके खड़े हो जाते थे साथ, और जब तक के उनको कहा ना जाए वो बैठते भी नहीं थे, और वो प्रेस रिलीज अपना दे के और चले जाते थे। और इनके वालिद से हम अक्सर मिलते रहते थे उस वक्त, तो वो कहते थे कि जी ये लड़का बड़ा झूठा है। और वो एक कॉलम में बड़े एक मुअज़्ज़ज़ कॉलम नवीस ने अपने कॉलम में लिखा कि जी मैंने मुफ्ती साहब से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि एक लड़का बार बार आता था और मुफ्ती साहब उसको कहते थे जाओ यहाँ से निकल जाओ। तो वो 2-3 दफा ये हुआ तो मैंने उनसे पूछ लिया, मौलाना साहब, मैंने कहा ये कौन है और क्यों आप इसे निकाल रहे हैं? उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है फजल रहमान, और ये मुखबिरी करता है, यहाँ से जाके बाहर पैसे लेकर ये मुखबिरी करता है हमारी, तो इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ निकल जाओ। ये लिखा हुआ कॉलम है, मैं आपको कॉलम भेज दूँ। तो ये इनकी तो शुरू से ये ट्रेनिंग रही है और शुरू से ये इस तरह। अब ये जो बात है कि जी उन्होंने बिलावल साहब से कुछ मांगा और उन्होंने नहीं दिया। अब बिलावल साहब मेरा ख्याल है इतने मेच्योरिटी अभी नहीं है कि वो हैंडल कर सके इसकी, उन्होंने शायद डायरेक्टली ना कर दी होगी, फिर वो गए शायद उनके अब्बा जी के पास, जरदारी साहब के पास, तो जरदारी साहब ने कुछ थोड़ा ठंडा किया कि हाँ जी थोड़ा ले लें या ना ले, जो भी करे। तो वो मौलाना साहब के बारे में जो उनकी अपनी पार्टी के सीनियर लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, वो है जरा सुनने की। जी बिल्कुल। और अभी जो और वो करेंगे, उनके यहाँ भी एक पूरा ग्रुप बन रहा है, उनकी भी अपनी पार्टी की शूरा वूरा की मीटिंग हो रही है, और हो सकता है वो सारे, क्योंकि इतने सीनियर हैं और वो सारे पुराने हैं, इनसे बहुत पहले के मुफ्ती साहब के जमाने के लोग हैं, वो मौलाना साहब को हो सकता है कि निकाल दें अपनी पार्टी से। ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि आपने कब्जा कर लिया और अपने भाई और बेटे और उन सबको आपने। सर 15 से 46 लोगों का वो ये कह रहे हैं कि इसमें मरूसी सियासत की छाप नजर आती है इस जमात। है मौलाना साहब ने जब देखा कि जी पीपल पार्टी में क्या हो रहा है और नून लीग में क्या हो रहा है और हर जगह जो है अपने खानदानी चल रहे हैं, तो इन्होंने भी अपना खानदान, हत्ता के अचकजई साहब ने भी अपने खानदान को शामिल कर लिया। तो यही जब सब जगह हो रहा है तो इन्होंने भी वही किया। मगर उनकी पार्टी के जो लोग हैं, बुजुर्ग मौलाना जो है शीरानी साहब और वो दूसरे जो हैं, जी हाँ, अब उनको ये एक मौका मिला है कि जी अब वो बैठ के जरा ये असेसमेंट करें कि जी ये आपने जो हमारी पार्टी को, एक रिलीजियस पार्टी थी, एक बाकायदा क्रेडिबल पार्टी थी, बड़े फॉलोइंग थी उसकी, मदरसे हैं, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कि जी हमारा लीडर ऐसा है कि जी ये काम करता है। तो ये एक बड़ा उनके लिए मसला बना है। और ये शायद इनसे, मेरा एक तो ये है कि जी मौलाना साहब से पार्टी बहुत हद तक कमजोर हो जाएगी, एक तो ये होगा। दूसरा ये कि हुकूमत भी ये सोच रही है कि ये जो मदरसे हैं इनके पास, इनको टेक ओवर कर लिया जाए या एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाए या इनके कंट्रोल से निकाल दिया जाए, कोई और दूसरा इदारा बना दिया जाए जो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी कराए, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए और इनको कंट्रोल भी करे और इनको देखे। तो अगर ये भी हो गया तो फिर तो मौलाना साहब की पॉलिटिक्स में क्या रह क्या जाएगा? फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। फिर तो नमाजें पढ़े और दुआ मांगे बख्शिश की। बिल्कुल सही। सर ये जो मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत है, अच्छा आपने हाफिज हुसैन अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, मुतादिद लोगों से वो बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1973 में मैंने शमूलियत इख्तियार की, 81 और 80 में फजल रहमान साहब आते हैं, मौलाना शरानी बानी रहनुमाओं में से है।
और वो कहते हैं कि मुझे तो जब निकाला इन्होंने जमात से तो हमें पता चला कि वो मीडिया से कि आपको निकाल दिया गया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जमात का ये फैसला था कि सदर पाकिस्तान के इंतखाब में आपने हिस्सा नहीं लेना, जब पार्टी ने फैसला किया था। उधर से नवाज शरीफ साहब ने उन्हें पुश किया और लेना पड़ा। फिर उन्होंने डिप्टी स्पीकर की बात जो उन्होंने की कि अपने बेटे को उन्होंने ऑब्वियसली नामजद किया, ये भी पार्टी के खिलाफ था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना जो शरानी साहब हैं, उनका नाम वो चाहते थे कि एक बतौर सदर मतलब वो इस दौड़ में शामिल हों। 3 दिन तक उन्होंने जनरल इजलास ही नहीं होने दिया पेशावर के अंदर। और फिर वो ये भी चाहते थे कि आइन चेंज हो जाए, कानून किसी तरह, और उनको ताहयात सदर वो मुंतखब हो जाए। मैं अभी यही सोच रहा था कि ये बात भी की थी कि मौलाना फजलुर रहमान को ताहयात सदर बना दिया। यानी देखिए, रिलीजियस पार्टी एक अलग होती है, एक उन्होंने तो इसको बिल्कुल एक करप्ट पॉलिटिकल पार्टी की तरह चलाया और वही उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया उसमें, और खुद अपनी जो सदर बन गए और उसके बाद मौरूसियत उन्होंने शुरू कर दी। अब चलती रही, जब तक गवर्नमेंट में थे तो चलती रही सबको, क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा मिल रहा था उसमें। तो अब अपोजिशन में इस तरह की पार्टी जिसका के ग्रास रूट में उनकी मतलब फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और बहुत से मदरसे हैं उनके पास, जो कि एक बहुत बड़ी एसेट है उनके पास। मगर वो मदरसों को खाली मौलाना फजलुर रहमान नहीं कंट्रोल करते, वो बहुत से दूसरे उलमा जो है उनके बलोचिस्तान में खासकर, वो दूसरे उलमा भी कंट्रोल करते हैं। तो ये मदरसे भी आपस में अगर बढ़ गए, और तो इनकी तो सारी सियासत तो फिर एक यानी एक तरह से ये पॉलिटिकल पार्टी बन के वो रिलीजियस पार्टी तो खत्म हो गई फिर। तो इनके लिए बड़ा एक बहुत बड़ा मुश्किल और बहुत बड़ा एक इम्तिहान आ गया है मौलाना साहब के लिए, और इससे ये मेरा ख्याल है इनका निकलना बड़ा मुश्किल है। बाकी वो पीडीएम की सदारत और लॉन्ग मार्च और ये वो सब भूल गए, वो तो पुरानी बातें हो गई अब मेरा ख्याल है। आप सर ये मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अब इस इत्तेहाद के तो दिन क्या बल्कि मुकम्मल पूरे हो गए और अब कुछ हमें नजर नहीं आता। इत्तेहाद तो अब है ही नहीं, अब क्या, वो तो अब आपने उस दिन भी सुना होगा कि राना सराउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी हम तो अक्टूबर तक इसको मार्च को ले जा सकते हैं, और जनवरी में, फरवरी में, अप्रैल में। तो वो तो सब इस्तीफों का भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इस्तीफों का मुस्तकबिल क्या है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी कोई नहीं पता, और ना होगा वो। तो फिर लॉन्ग मार्च भी नहीं होता तो करेगा क्या जी? फिर वो इत्तेहाद का क्या मकसद क्या रह गया, और डायरेक्शन कौन देगा, और चलाएगा कौन उसको? खाली तकरीरें अगर करते रहे। सर ये आपको लगता है कि हम बार-बार ये कहते हैं कि एक ट्रांजिशन आ रहा है और क़यादत का ऑब्वियसली इनका इनका वो सियासी कद-काठ नहीं है, ये जो अगली पीढ़ी है। तो आप इस सिचुएशन में, यानी जब आपका वो सियासी कद-काठ नहीं होता तो आप मदद के लिए लेफ्ट राइट अपने देखते हैं। तो ये मदद ली जा रही है क्योंकि मरियम ने कहा कि मिसाक जमहूरियत की जो बार-बार बात है जिन्होंने आज अपने जाने से पहले की लाहौर के अंदर, वो कहती हैं कि बेनज़ीर नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत का जो ख्वाब देखा था और जो किया था, मैं और बिलावल इसको आगे लेके चलेंगे। सर ये तो खैर ख्वाब तो देखा था, या कि जो भी किया था बहरहाल उसके ऊपर साइन उन्होंने कर दिए थे मिलके, और उस वक्त इसलिए कर दिए थे कि उस वक्त भी एक टारगेट था उनके सामने, और वो था मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत। तो मिलके दोनों ने कर दिए। जब वो मुशर्रफ साहब ऊपर से हट गए तो फिर मिसाक जमहूरियत का क्या असर उन्होंने किया, आप जरा तारीख देख ले, और क्या एक दूसरे के खिलाफ बातें, और क्या एक दूसरे की, यानी जो जो कुछ उन्होंने किया वो दोहरा भी नहीं सकते हम। तो पेट फाड़ेंगे तो ये करेंगे, तो अली बाबा और कितने चोर और कितने, तो वो सब तो मिसाक का तो वहां उन्होंने बराबर कर दिया। अब भी ये जो मिल गए आके, तो ये भी इनका एक ही टारगेट था कि किसी तरह इमरान खान को हटा दें, और उनके पीछे अगर कोई जो सपोर्ट है उसको हम हिला दें। तो वो भी नहीं हुआ। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर ये लोग आपस में बिखर के तो फिर एक दूसरे को पुरानी पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, और कुछ नहीं होना। मगर मिसाक तो अब पुरानी बात हो गई। अब तो कोई नए मिसाक की बात करें कि जी आप एक मिसाक दयानत कर लें कि जी हम अब सच बोलेंगे कम से कम, जो भी हो। इमरान खान साहब की तरह वो कम से कम सच तो बोल देते हैं कि हाँ जी मेरी तैयारी नहीं थी, मैं तैयार नहीं था। चलो कुछ तो क्रेडिट की बात है ना, ठीक है। अगर नहीं भी दे, लेकिन कह तो रहे हैं कि हाँ मैं नहीं था तैयार, ठीक है, अब हो जाए। हाँ, लेकिन सर वो आपकी हमने उस दिन भी ये बात की थी
इस पे भी थोड़ा सा अपना कमेंट दे दें। लोग ये कह रहे हैं कि हमें पूरी तकरीर सुननी चाहिए। हमने तो खैर वो पूरी तकरीर सुनी और वो कंपैरिजन कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि आप हालात क्या थे जिस तरह वो हुकूमत में आए उस वक्त क्या सिचुएशन थी, और ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि आप उसे मानते हैं कि क्या हालात थे और हमने कैसे फेस किया। ऑनेस्टली लीडरशिप अगर ग्रो करेगी, लर्न करेगी, तो उसको सच्चाई को तो मानना पड़ेगा और मानना चाहिए और उसके बाद आगे करना चाहिए। मगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का तो सबसे बड़ा मुसीबत यही है ना कि जी अभी कल तक कह रहे थे कि जी हमारी जायदाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आज जायदादें भी निकल आई, वो भी ओन भी कर रही है, फिर उसके बाद तकरीरें भी कर रही है कि जी तुम सब चोर हो, हम तो बड़े ठीक है। मतलब एक समझ में नहीं आती कि ये इतनी बेशर्मी कहना चाहिए या हिपोक्रेसी कहना चाहिए या क्या है ये, कि लोगों को अकल बेवकूफ समझते हैं, लोगों की इंटेलिजेंस को इंसल्ट करते हैं और फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, करे जाते हैं। ठीक है जी, जो लोग उनको फिर भी सपोर्ट करते हैं करे जाए या बहुत शुक्रिया सर। ये जो शहजादे शहजादियों की सियासी जमातें हैं, अल्लाह ताला हमें इनसे बचाए, बल्कि पाकिस्तान को बचाए, क्योंकि आप पाकिस्तान के हालात आप और इस हम वक्त। उनकी रियाया हैं। अब देखें हम रियाया कब तक उनको बर्दाश्त करते हैं। देखें शहजादे शहजादियां तो हैं। अब तो शुक्र करें कि एक मौलाना साहब की भी एक रॉयल फैमिली खड़ी हो रही थी, वो उसमें तो कुछ अभी रुकावट आ गई है, वो क्या उनका क्या होता है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, जी हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और शाहिन से भाई साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।